इको इको इको। आपने इतने सारे कमेंट किए कि भाई मेरा दिमाग घूम गया कि यार मैं पॉलिटिकल के लेक्चर शूट कर रहा था तो मैंने सोचा कि यार अब आपके इकोनॉमिक्स के भी होने चाहिए। और इकोनॉमिक्स क्योंकि बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो इकोनॉमिक्स की यहां पे बात करेंगे। इकोनॉमिक्स में आज हम समझने वाले हैं आपके थर्ड सेमेस्टर मार्च 2021 में जो आपके एग्जाम होंगे उसी के कॉन्सेप्ट को इसमें समझाऊंगा। इसमें हम समझेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। फर्स्ट ईयर आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में निकल गया, सेकेंड ईयर मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ आपको जीना है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, क्यों है, कैसे है, सारे बेसिक्स इसमें बताने वाला हूं, सारे फंडामेंटल आपके क्लियर करने वाला हूं। अगर आपको इकोनॉमिक्स टफ लगता है या फिर आपने इकोनॉमिक्स पहले ज्यादा नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बेसिक से इसके अंदर हम समझेंगे। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हमारे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। आपने जरूर पढ़ा होगा इसके बारे में, 12th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? माइक्रो मतलब छोटा, माइक्रो मतलब छोटा, सूक्ष्म, ठीक है। तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं एक इकाई के बारे में, इंडिविजुअल यूनिट के बारे में। डेफिनेशन क्या बनती है? जब हम अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन एक इकाई के रूप में करते हैं, इंडिविजुअल यूनिट के रूप में करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि जब हम अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन पूरे समूह में करते हैं, ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम पूरी की पूरी संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन एक ही बार में कर लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि माइक्रो में आप किसी एक कस्टमर के बारे में पढ़ रहे हो, किसी एक सेलर के बारे में पढ़ रहे हो, वो एक दिन में कितनी चीजें बेच देता है, या फिर एक दिन में कस्टमर कितना खरीदता है, कितना खाता है, एक कस्टमर की क्या इनकम होती है, ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। लेकिन अगर हम ये देखें कि पूरे देश के अंदर जितने भी कस्टमर हैं, है ना, जितने भी सेलर्स हैं, वो एक दिन में उनकी कितनी इनकम है, एक दिन में कितनी डिमांड करते हैं, एक दिन में टोटल कितनी उनकी सप्लाई है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम टोटल पूरी कंट्री को एक साथ काउंट कर रहे हैं कि जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है किस तरीके से टोटल पूरी कंट्री में चल रही है, वो मैक्रो है, बड़े लेवल पे हो रहा है, माइक्रो में इंडिविजुअल लेवल पे हो रहा है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस मैंने बता दिया है, इसको और डिटेल में मैं बताऊंगा। पहले ये बात कर लेते हैं कि माइक्रो से मैक्रो का कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया। अब बात करते हैं जो माइक्रो से मैक्रो आने का कॉन्सेप्ट है वो कैसे है। अब मैं आपको बता दूं कि 1929 में पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ग्रेट डिप्रेशन आया था, यानी कि महामंदी आ गई थी 1929 में, जो 34 तक रही। 1929 में 1929 में इस महामंदी के कारण पूरे विश्व के अंदर बहुत ज्यादा बेरोजगारी छा गई थी, बहुत ज्यादा बेरोजगारी फैल गई थी। इवन अमेरिका के अंदर भी 25% बेरोजगारी आ गई थी। अब इस बेरोजगारी या ये जो महामंदी आई है, ये कैसे आई? विश्व के स्तर पर मैक्रो लेवल पे ये बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे आया? इसका जवाब हमारे पुराने जो अर्थशास्त्री थे, जो माइक्रो की बात करते थे, जो हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, उनके पास इस महामंदी का कोई आंसर नहीं था, कोई जवाब नहीं था कि ये महामंदी कैसे आई। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ व्यष्टि अर्थशास्त्र पे फोकस करते थे, माइक्रो इकोनॉमिक्स की ही बात करते थे। उनका मानना था कि अर्थव्यवस्था में फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति होती है, यानी कि पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है। जैसे मान लो कि आप अपने आसपास देखो तो आपको लगेगा सारे लोग काम तो कर रहे हैं, है ना, हमारे आसपास के लोग सारे लोग काम तो करते हैं, बगल वाले चाचा दुकान खोल रहे हैं, वो वाले भैया अपने केमिस्ट खोल रहे हैं, तो इसका मतलब यहां पर सब लोग काम करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अगर हम इसको मैक्रो लेवल पे देखेंगे ना, तो हमको सब लोग काम करते हुए दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि अभी तो हमने बहुत छोटे से एरिया को ही ऑब्जर्व किया है ना। लेकिन अगर इसको हम कंट्री में देखें, है ना, स्टेट लेवल पे देखें, तो हमें पता लगेगा यार इतने हजार, इतने लाखों लोग बेरोजगार हैं, है ना। लेकिन जो हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो इस बात पर फोकस नहीं कर रहे थे। उनका मानना था कि देश के अंदर या इकोनॉमी के अंदर हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति रहती है। अब जब यहां पे ग्रेट डिप्रेशन आ गया, इनके पास कोई भी आंसर नहीं था। ये जो परंपरावादी इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री हैं, इनके पास कोई आंसर नहीं था। जब इनसे पूछा गया कि भाई बताओ यार अर्थशास्त्री आप लोगों किस तरीके से इसको डील किया जाए और ये कैसे पैदा हुई है, क्योंकि डील करने से पहले ये पता होना चाहिए कि कैसे आई। तो यहां पे इनका जो कहना था वो ये कहना था कि उत्पादन क्षमता में, ठीक है, जो हमारी उत्पादन क्षमता है, जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वो कम हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था।
इन्होंने जो ये बताया उसकी जो ये जेएम कीन्स है इन्होंने आलोचना कर दी थी। जेएम कीन्स 1936 में इन्होंने अपनी एक बुक लिखी। उस बुक का क्या नाम है? जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तो इसके ऊपर इन्होंने जो बुक लिखी है, इस बुक में इन्होंने अपने सिद्धांत को बताया और इन परंपरावादी इकोनॉमिस्ट की बुराई की है, आलोचना की है। इनके कॉन्सेप्ट को इन्होंने मना किया है कि जो आप बता रहे हो कि भाई उत्पादन क्षमता में कमी होने की वजह से ग्रेट डिप्रेशन आया पूरे वर्ल्ड में, ऐसा नहीं है। इन्होंने यह बताया कि उत्पादन क्षमता में कमी नहीं थी, कमी थी जो हमारी डिमांड है, जो एग्रीगेट डिमांड है। एग्रीगेट डिमांड यानी कि समग्र मांग, ठीक है, वो समग्र मांग कम हो गई थी। जब समग्र मांग कम हुई थी तो उससे क्या हुआ? प्रोडक्शन लेवल अपने आप ही घटने लगा। समग्र मांग यानी कि जब हम डिमांड कम करेंगे तो सामने वाला जो कंपनीज है, जो हमारे इन्वेस्टर्स है, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, वो चीजें कम बनाएंगे। जब प्रोडक्शन घटेगा तो अपने आप ही अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। तो ये इन्होंने थ्योरी दी थी, इन्होंने इस सिद्धांत को बताया। इनकी जो ये बुक है बहुत फेमस हुई थी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इस बुक के आने के बाद आप ये समझ लो कि एक क्रांति सी आ गई थी, क्योंकि मैक्रो लेवल पे जो कॉन्सेप्ट दिया था वो कीन्स नहीं दिया था। जेएम कीन्स इनका पूरा नाम है। तो इन्होंने जब ये कॉन्सेप्ट दिया, इनके इस सिद्धांत को केन्सीय सिद्धांत या केन सिद्धांत के नाम से भी जाना गया, या फिर इसको समष्टि सिद्धांत भी कहने लगे, मैक्रो थ्योरी भी कहने लगे, या मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहने लगे। और इसके बाद जब इनकी बुक और फेमस हुई तो एक तरीके से एक रेवोल्यूशन आ गया था जिसको केन्सीय रेवोल्यूशन कहा गया। तो इस तरीके से माइक्रो से मैक्रो लेवल पे हमने इकोनॉमिक्स की स्टडी करना स्टार्ट कर दी, जो कि पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। ये तो बात हो गई कि किस तरीके से माइक्रो से मैक्रो का कॉन्सेप्ट आया। यहां पर जो एक केन्स का सिद्धांत है ना, ये मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा क्योंकि सेपरेट क्वेश्चन इसमें भी बनता है। अभी इसमें इतना ही समझना था तो मैंने इसमें थोड़ा सा आपको बता दिया है। अब इसके अंदर हम ये समझेंगे कि माइक्रो और मैक्रो, इन दोनों के अंदर केन्स ने क्या डिफरेंशिएट किया, केन्स ने क्या बताया कि माइक्रो में क्या डिफरेंस है, मैक्रो में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो उसको हम समझते हैं। माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है वो हम समझ लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करते हैं, यानी कि जैसे इसमें हम एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, ठीक है, एक कंपनी के बारे में स्टडी कर रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट की बात करते हैं, समुच्चय की बात करते हैं, ग्रुप की बात करते हैं। तो इसमें आता है समग्र मांग, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, इसमें एक पर्सन की मांग, उसमें एग्रीगेट मांग यानी कि एग्रीगेट डिमांड। इसमें एक पर्सन की सप्लाई, इसमें एग्रीगेट सप्लाई। इसमें एक पर्सन की सेविंग, इसमें टोटल सेविंग। इसमें एक पर्सन का इन्वेस्टमेंट, इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट। इसमें एक पर्सन की आय, इसमें नेशनल इनकम, है ना, जो हमारे देश की राष्ट्रीय आय है। इसके अंदर हम देश की केंद्रीय समस्याओं का अध्ययन, उसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। इसके अंदर हम देश के अंदर आय और रोजगार के क्या क्या समस्याएं हैं उनके सॉल्यूशन की बात करते हैं। इसका मेन उद्देश्य कीमत का निर्धारण है, मतलब इसकी मुख्य समस्या कीमत का निर्धारण है, इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। इसकी मेन समस्या आय व रोजगार का निर्धारण है, इसलिए इसे आय व रोजगार का सिद्धांत भी कहा जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में यह माना जाता है कि अर्थव्यवस्था के अंदर पूर्ण रोजगार पाया जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में यह माना जाता है कि पूर्ण रोजगार नहीं पाया जाता। अभी जो मैंने यह भी बताया आपको कि किस तरीके से हम देश की आर्थिक जो हमारी केंद्रीय समस्या है उनका अध्ययन करते हैं। केंद्रीय समस्या जो हमारी क्या करें, कैसे करें, मतलब क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें की समस्या हमने पढ़ा है ना माइक्रो इकोनॉमिक्स में, 12th में आपने पढ़ा होगा। तो उसका अध्ययन, उस समस्या का अध्ययन, उसके सॉल्यूशन की बात की जाती है। इसमें बात की जाती है देश के रोजगार की, ठीक है, देश की इनकम की, कि किस तरीके से उसका सॉल्यूशन निकाला जाए। ये सारा डिफरेंशिएट कीन्स ने अपनी थ्योरी आने के बाद कर दिया था। अपनी बुक में उन्होंने बता दिया था कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इस तरीके से उन्होंने दोनों में डिफरेंशिएट किया, दोनों में कंपैरिजन की, दोनों की तुलना की, और माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गया। वीडियो देख लिया, लाइक कौन करेगा? एक छोटा सा लाइक, नहीं ऐसे नहीं बोलने वाला, मैं ये बोलने वाला हूं इस वीडियो को आपको शेयर करना है आपके एक बहुत ही करीबी फ्रेंड को। करीबी मतलब जो आप ही के क्लास में है, जो आप ही के ईयर में है, 3rd सेमेस्टर की तैयारी वो भी कर रहा है, उसको ये वीडियो सेंड कर दो ताकि उसका भी थोड़ा सा भला हो जाए और हमारा भी वीडियो शेयर हो जाए। तो अब बात करते हैं, ये वीडियो तो हो गया शेयर, है ना, कर दोगे आप, मुझे पता है। अब यहां पे बात मैं ये करने वाला हूं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट कर देना, तो मैं वो वीडियो बना दूंगा। अब मैं आपसे लेता हूं अलविदा, अगली वीडियो में मिलूंगा। अपना ख्याल रखना, प्रैक्टिस करते रहना। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।